तो बच्चों आज स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज खत्म हो जाए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेसिकली है क्या, यहाँ पे ना बोहर्स मॉडल से स्टार्ट करते हैं। बोहर्स मॉडल से, तो बोहर्स मॉडल पहला रहेगा, इसके बाद आपके जो आएंगे वो आएगा हाइजेनबर्ग, फिर आएगा डी ब्रॉगली। क्या आएगा? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, फिर आएगा डी ब्रॉगली। ठीक है, उसके बाद आएगा क्वांटम केमिस्ट्री। मतलब ये हाइजेनबर्ग जो है यहीं से फिर शुरुआत हुई थी किसकी? क्वांटम केमिस्ट्री की। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज बताता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो होता है ना, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर दो तरह की चीजें आती हैं। ठीक है, एक हमारे आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स कौन कौन से हैं? ये जो है, जो बोहर मॉडल हो गया, थॉमसन मॉडल। बोहर से पहले कौन सा था? रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड से पहले कौन सा था? थॉमसन था। वो बिल्कुल बेसिक हो जाते हैं। जो थोड़ा सा टिपिकल लेवल आता है वो बोहर में आता है। बोहर के आगे आता है जो क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, इनमें टिपिकल लेवल आता है। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और उससे पहले आता है आपका, मॉडल से पहले एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किसकी डिस्कवरी? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। आपको ये पता होना चाहिए कि एटम के अंदर टोटल कितने पार्टिकल्स होते हैं? टोटल 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। हमारे को कितनों के नाम पता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अपने को जो पता है ना वो फंडामेंटल है। क्या है वो? फंडामेंटल। जैसे एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। इसके अलावा और सारी चीजें वो सब लग्जूरियस चीजें हैं, बाकी इंपॉर्टेंट यही तीन है। तो फंडामेंटल में तीन आ जाते हैं, एक आता है इलेक्ट्रॉन, एक आता है प्रोटॉन और एक आता है न्यूट्रॉन। बाकी के जो 32 बच गए ना, वो और अदर पार्टिकल है जो अपने को न्यूक्लियर केमिस्ट्री वगैरह इन सब में पढ़ने को मिलते हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं कहाँ से? बोहर मॉडल से स्टार्ट करते हैं। एक बहुत शॉर्ट में हम थॉमसन मॉडल डिस्कवर कर लेंगे। ठीक है, और एक हम देख लेंगे थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो बोहर्स मॉडल से स्टार्ट करते हैं। अभी यहां ध्यान देना, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बोहर्स मॉडल की। जो बोहर्स मॉडल था ना, बोहर को एक बात पता थी। आप सारे बच्चों को ये पता है ना कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है, क्योंकि आप वो ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर फिजिक्स में पढ़ चुके हो। तो इलेक्ट्रॉन के दो नेचर होते हैं। कौन कौन से नेचर होते हैं? एक होता है पार्टिकल और एक होता है वेव। आपको ये बात पता होगी, वेव से आती है वेवलेंथ और पार्टिकल नेचर से आता है उसका मास। इलेक्ट्रॉन का दोनों नेचर है, वेव और पार्टिकल। मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि वेव और पार्टिकल में फर्क क्या है। ठीक है, आप सारे, आपने भूतों वाली पिक्चर तो देखी होगी। ठीक है, मान लो मैं भूत हूं, ठीक है, और अगर मैं यूं चल रहा हूं, ऐसे यूं चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, तो ये दीवार आ गई, तो क्या दीवार मेरे को रोक पाएगी उस अगले कमरे में जाने से? क्या होगा? मैं दीवार में ऐसे अंदर जाके दूसरे कमरे में आ जाऊंगा। क्या मेरे पार होने से दीवार टूटी? दीवार नहीं टूटी। तो किसी चीज में से घुस के दूसरी पार चले जाना, इसको बोलते हैं वेव नेचर। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो ध्यान देना, अगर मैं खिड़की बंद कर दूं, शीशे वाली खिड़की बंद कर दूं, शीशा नहीं, मिरर जो लगा, अरे क्या बोलते हैं उसे, ग्लास लगा होता है, तो बाहर से सनरेज आती है कि नहीं आती? सनरेज अंदर आ जाती है। क्या शीशा टूटता है? वो जो हमारा ग्लास होता है नहीं टूटता ना। तो वो वेव नेचर है। तो किसी एक चीज का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है किसी एक चीज का दोनों टाइप के नेचर कैसे हो सकते हैं? ठीक है, इसका एग्जाम्पल सिंपल इतना है कि अगर मान लो मैं अपना एक्सरे कराता हूं, अगर मैं यूं खड़े होकर के अपना एक्सरे कराता हूं, ठीक है, और मान लो फिजिक्स वाले सर अपना एक्सरे कराते हैं, तो तुम दोनों का एक्सरे देख के बता दोगे कि कौन फिजिक्स वाला है कौन केमिस्ट्री वाला है? एक्सरे देख के बता, क्या वो मोटे आएंगे मैं पतला हूँ? एक्सरे देख के नहीं पता लगेगा। अरे फैट अलग चीज है, बोन्स अलग चीज है। तो एक्सरे देख के तो नहीं पता लगेगा ना बंदा कौन है, लेकिन दोनों ने फोटो खिंचाई तो पता लगेगा। तो मैं आपको ये बेसिकली बता देता हूं कि एक्सरे आता कैसे है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज को टक्कर मारना, ये होता है पार्टिकल नेचर, और किसी चीज को टक्कर ना मारना, बिना उसको तोड़े फोड़े पार हो जाना, ये कौन सा नेचर है?
वेव नेचर। तो अब मैं तुम्हारे को बताता हूं कि किसी एक चीज का, जैसे इलेक्ट्रॉन के दोनों नेचर है, इलेक्ट्रॉन के कैसे नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो पार्टिकल और वेव नेचर कैसे साइमल्टेनियसली दोनों है इसके, ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो जब सामने एक्सरे आती है ना, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। मान करके चलो यहाँ पे एक एक्सरे शीट है, क्या है ये एक्सरे शीट, और मैंने यहाँ पे अपना हाथ रखा हुआ है, इसका मेरे को एक्सरे लेना है। तो होगा क्या कि जब एक्सरे यहां से पार होगी ना, तो वो जहां जहां मास है ना, जहां जहां मास है, जहां जहां पे भी मास है, वो मास से पाएगी, क्योंकि मास थोड़ा हल्का होता है और बोन्स थोड़ी स्ट्रांग होती हैं। बोन्स क्या होती हैं? स्ट्रांग। तो जो मास वाला पार्ट है ये वाला, इस वाले पार्ट से एक्सरे पार हो जाएंगी, और पीछे वाली शीट जो है ना, अगर ये शीट व्हाइट है तो इसको जाके क्या कर देंगे? ब्लैक। लेकिन जहां जहां पे बोन्स है वहां पे जाके एक्सरे हिट करेंगी और पार नहीं हो पाएगी। तो आप बताओ बोन्स के लिए एक्सरे का कैसा बिहेवियर आया? पार्टिकल। लेकिन ये जो मास वाला पार्ट है इसके लिए कैसा बिहेवियर आया? हाँ, कैसा आया? वेव। तो ये बात आप समझ गए कि मास के लिए बिहेवियर आया वेव, और इसके लिए बोन्स के लिए कैसा बिहेवियर आया? पार्टिकल। तो जहां जहां बोन्स पड़ रही थी वहां पर पीछे नहीं आ पाई और उसे ब्लैक नहीं कर पाई, लेकिन जहां जहां पे मास का एक्सरे पार भी हो गई और उसको क्या कर दिया? ब्लैक। तो आपने अगर कभी एक्सरे देखा हो तो जो बोन्स होती है वो व्हाइट कलर में दर्शाई जाती है, समझ रहे हो? तो एक्सरे का ड्यूअल बिहेवियर आया। अब ये ड्यूअल बिहेवियर क्या हो गया? ये पार्शियलिटी वाला नेचर हो गया कि मान लीजिए आदमी इसके साथ तो ऐसा करता है, उसके साथ वैसा करता है, तो इस आदमी का ड्यूअल नेचर हुआ ना। अरे ड्युअलिटी यही तो कहते हैं, समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का भी ऐसा ही नेचर है, किसी चीज के लिए पार्टिकल, किसी चीज के लिए वेव। बोहर को ये बात पहले से पता थी कि इलेक्ट्रॉन का दोनों नेचर है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। आपको किसी भी पॉइंट पे यहां से ना क्लियर हो मेरे को बताना, क्योंकि ये वाला पोर्शन ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, समझ गए? तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि बोहर्स मॉडल को अबाउट इलेक्ट्रॉन ये बात पहले से पता थी कि इलेक्ट्रॉन के दो नेचर है, एक नेचर है पार्टिकल और एक नेचर कौन सा है? वेव। तो वेव नेचर से जो चीजें आती हैं वो होती हैं, एक होता है डिफ्रैक्शन, क्या होता है बच्चों? एक डिफ्रैक्शन, और एक क्या होता है? इंटरफेरेंस। क्योंकि आप बच्चे 12th की फिजिक्स पढ़ चुके हो तो आपको ये दोनों ही बातें पता होंगी। ये दोनों बातें कौन से नेचर से आ रही हैं? वेव से। और पार्टिकल नेचर से तीन चार चीजें आती हैं, जिसमें पहली एक आती है क्या? पहली आती है आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकंड आता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा आपका आता है हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम। इज दैट क्लियर? तो अभी हम जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिलहाल मैं आपको पार्टिकल नेचर से ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है? और वेव नेचर में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन वेव नेचर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो वेव नेचर की वो इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं एक बार। आपको काफी चीजें इसमें से पहले पता होंगी, मैं उनको हल्का फुल्का डिस्क्राइब कर देता हूं। तो पहले वेव नेचर देख लेते हैं क्या होता है। ये वेव है, ये आपकी क्या है? वेव, ठीक है? और एक वेव ये है। तुम बताओ कौन सी वेव की वेव लेंथ ज्यादा है? फर्स्ट वाले की वेव लेंथ ज्यादा है, एक अंदाजन। तो ऊपर वाला क्रेस्ट और नीचे वाला ट्रो, तो दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में ये लीनियर डिस्टेंस कितना है? इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, ठीक है? अब वेवलेंथ भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है, वेव नंबर भी होता है, ये तीन चार तरह की चीजें हैं। मैं आपको यहाँ पे वो बता देता हूँ कि फॉर्मूलेज क्या है। आप सारे बच्चे ये जानते हो कि एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है एच न्यू के, ये वाली बात आपको पता है। यहाँ पे न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है यहाँ पे? न्यू फ्रीक्वेंसी। तो इस वाले को हम लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यू, और ये होता है हमारा
फ्रीक्वेंसी, ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी अपॉन में लैम्डा, एच सी अपॉन में लैम्डा, तो लैम्डा हमारा क्या हो गया, वेवलेंथ। उसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है एच सी, 1 अपॉन लैम्डा को हम लिख देते हैं वेव नंबर, ठीक है। तो 3 तरह के फॉर्मूले हैं, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। देखो करा तो इसको भी डिटेल में सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे को इनका यूज आना चाहिए, ठीक है। तो जो चीजें ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर में आ रही हैं वो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो नीचे आ रही है वो इनवर्सली। तो अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। तो आपको बस ये बात पता होनी चाहिए कि अगर एनर्जी ज्यादा है, क्या बोलूं मैं, अगर एनर्जी ज्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, मतलब वेव नंबर भी ज्यादा होगा, और मतलब वेवलेंथ क्या होगा, कम। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। और अब मैं आपको सीरीज बता देता हूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो क्या किस किस नाम से होती है। तो पेपर में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपको मान लो 3-4 तरह की वेव्स दे दी, रेडियो वेव दे दी, गामा वेव दे दी, और आईआर वेव दे दी, उसका कह देंगे या तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में लगाओ या इंक्रीजिंग वेव नंबर में लगाओ, समझिए बात। तो वो वाली बात एक हम कर लेते हैं, हमारा वेव नेचर ये खत्म हो जाएगा, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस यहां डिस्कस नहीं करना, ठीक है। इस टॉपिक को जो फिजिक्स का ये वाला टॉपिक है ये आप थोड़ा क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। ठीक है भैया, ये वाली बात समझ में आ गई। तो अब ये लेफ्ट वाला पोर्शन मिटा दूं, है एक बार लिख लो जो जो लिख रहे हो इसमें। जैसे मैं तुम्हें ये बताना ना वेव नंबर कैसे आया, वेव नंबर समझा देता हूं। जैसे ये ध्यान देना, मान लो इसकी वेवलेंथ 2 मीटर है, इसकी वेवलेंथ कितनी है, 2 मीटर, और इसकी वेवलेंथ मैं सपोज ऐसे मान लेता हूं कि इसकी जो लैम्डा है वो 0.1 मीटर है। तो वेव नंबर बेसिकली ये होता है कि एक यूनिट डिस्टेंस के अंदर कितनी वेव्स आई हैं। तो तू बता, अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर में ये वाली वेव कितनी होंगी तो क्या बोलोगे, 2 मीटर में एक वेव आ रही है तो 1 मीटर में कितनी वेव होगी, हाफ। तो इसका वेव नंबर हो गया 0.5, हाफ। और वो कैसे निकला, वेव नंबर यहां पे निकला आपका 1 अपॉन में वेवलेंथ, कैसे 1/2, और नीचे मीटर आएगा, मतलब ये हो गया 0.5 और मीटर इनवर्स, मतलब 0.5 वेव्स पर मीटर में आ रही है। लेकिन ये कितनी आएंगी, अगर ये 0.1 मीटर में एक वेव है तो 1 मीटर में कितनी हो जाएंगी, इसका वेव नंबर हो जाएगा 1 अपॉन में 0.1, नीचे मीटर, पॉइंट हटा 0, मतलब कि 10 मीटर इनवर्स, मतलब 10 वेव्स पर मीटर। तो एक पर्टिकुलर लेंथ के अंदर कितनी कंप्लीट वेव्स हैं उनका नंबर इज कॉल्ड वेव नंबर। और ऑब्वियस सी बात है, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वेव नंबर कम होगा, और वेव नंबर अगर वेवलेंथ कम है तो वेव नंबर ज्यादा होगा। तो सिंपली वी कैन से कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय वेवलेंथ। तो जो यहाँ पे एच सी अपॉन लैम्डा था, मतलब 1 बाय लैम्डा था, उस 1 बाय लैम्डा की जगह मैंने क्या डाल दिया, इज दैट क्लियर, पक्का, ठीक है, फटाफट लिखो। चलो भाई, तो अब मैं आपको ये बता देता हूं, ईएमआर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहां पे सबसे पहले आएगा रेडियो वेव, लिखते जाओ इन्हें साथ साथ, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव या इंफ्रारेड रेज कह सकते हो आप, उसके बाद लाइट रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, रेडियो को याद रखेंगे राम मोहन, इसको याद रखेंगे इरावती। क्या याद रखेंगे, राम मोहन एक आदमी है,
इरावती उसकी वाइफ है। अरे राम मोहन की एक की कह रहा किसकी तो राम मोहन इरावती लेने यूवीएक्स गया। यूवीएक्स क्या है उसका ससुराल। राम मोहन किसे लेने गया, इरावती लेने यूवीएक्स गया। ठीक है, ससुराल गया है ना, थोड़ी चौड़ बना के जाएगा तो लास्ट में आती है कॉस्मिक रेज। ये किताब में नहीं दे रखा कॉस्मिक रेज, तो हम इसे लिख देते हैं यूवीएक्स गया कार से। ठीक है भैया, कार से गया है, वैसे तो स्कूटर पे चलता है। तो राम मोहन इरावती लेने यूवीएक्स गया कार से। आपको बस ये बात बता दी जाए कि यहाँ पे वेवलेंथ हाईएस्ट है। अबे रेडियो वेव को रेडियो क्यों, इसकी वेवलेंथ क्यों हाईएस्ट बोला गया है, क्योंकि ये छलांग मारता है कृष की तरह। कृष कैसे छलांग मारता है, एक यहाँ दूसरी भैंस की पूंछ समझिए, 2 छलांग में समुद्र पार। तो वेवलेंथ हाईएस्ट किसकी है, रेडियो वेव की। अरे रेडियो जो होता है, रेडियो को रेडियो क्यों कहते हैं, छटाक से एकदम इंफॉर्मेशन पहुंचाता है ना। रेडियो में थोड़े चलिए टिकट कटाता हूँ यार, आजकल अवेलेबल नहीं है, कैसे भेजूं यार। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ हाईएस्ट है। ठीक है, यहां पे वेवलेंथ क्या हो गई, लोवेस्ट। और याद रखना एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ये सब एक थाली के चट्टे पट्टे हैं। मतलब एनर्जी अगर हाई है तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी और वेव नंबर भी हाई होगा, लेकिन वेवलेंथ लोएस्ट होगी। तो अगर यहाँ पे वेवलेंथ हाईएस्ट है तो बाकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर ये तीनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, लोवेस्ट। ये समझ गए, मतलब वेवलेंथ हाईएस्ट से लोवेस्ट जा रही है। अब आपको एक चीज बता देता हूं मजेदार, कि जो लाइट वेव्स होती है, इस लाइट वेव्स में हमारा विबग्योर होता है। तो विबग्योर VIBGYOR, मैंने वॉयलेट उधर लिखा, रेड इधर लिखा, क्यों लिखा ये बात समझाता हूं, आप ध्यान देना। रेड की वेवलेंथ हाई होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ कम। ये बात मानते हो ना, रेड के डेंजर सिग्नल इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ हाई होती है, दूर तक ट्रैवल करते हैं बिना स्कैटर हुए। तो चेक करना, अगर इसकी वेवलेंथ हाई है मतलब एनर्जी क्या होगी, अरे इन विबग्योर, अरे लाइट रेस में तो मैं कह सकता हूं ना, लाइट रेस में अगर वेवलेंथ हाईएस्ट है तो एनर्जी क्या होगी, और इसकी अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी। मानते हो नहीं मानते, तो भाई इस बात को ध्यान देना। एक ऐसी वेव जिसकी कुछ एनर्जी है, और एक ऐसी वेव, अब सिंपल सी बात है, अगर यहां पे वेवलेंथ इस केस में ज्यादा थी, और दे चेक करके देखो, ये वाली जो लाइन थी ये थी डिक्रीजिंग वेवलेंथ की, तो मेरे को इनो को भी तो डिक्रीजिंग वेवलेंथ पे ही लगाना है, मैं वॉयलेट इधर नहीं कर सकता। तो अगर इसकी एनर्जी कम है तो इसकी एनर्जी और कम होगी या ज्यादा होगी, लगा ले दिमाग भैया, कम होगी। समझ गया ना, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी तो वेवलेंथ और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, इसकी सबसे ज्यादा, तो इसकी एनर्जी कम होगी ना। तो जिसकी एनर्जी रेड से भी कम है उसे क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड। इसका इंफ्रारेड नाम ऐसे ही नहीं था कि क्यों आ गया, समझ गए, वो इसलिए आया कि अगर मैं पूरी विजिबल रेंज में देखूं तो रेड की जितनी एनर्जी है उससे भी कम एनर्जी तेरी है भाई, तो तेरा नाम क्या रख दिया। तो अब आप समझ सकते हो इसको अल्ट्रावायलेट क्यों बोला है, बिकॉज इसकी एनर्जी वॉयलेट से भी ज्यादा अल्ट्रा। तो ये तीन तो ऐसे ही रिलेशन में आ गए। तो अभी आपको पेपर में सिंपल क्वेश्चन आएगा कि आपको 3-4 इनमें से कोई भी वेव उठा के दे देगा, कहेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वेव नंबर में लगा दो, एनर्जी में लगा दो, फ्रीक्वेंसी में लगा दो, वेवलेंथ में, समझ गए बात। तो ये आपको याद होना चाहिए, राम मोहन इरावती लेने यूवीएक्स गया कार से। तो ये वाला आपका हो गया। अब हम चालू करते हैं पार्टिकल नेचर, फटाफट चालू करते हैं, जल्दी लिखो इसे। अब आते हैं पार्टिकल नेचर पे। जो बोहर्स मॉडल था, बोहर्स मॉडल का हमने वेव नेचर देखा, अब हम किस पे आएंगे, पार्टिकल नेचर पे। तो पार्टिकल नेचर का सबसे पहले हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस काफी कॉमन है। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है ये बात समझना। जैसे आपको पता है, मान लो ये कोई मेटल है, आपको बेसिक लेवल का अंदाजा है, ये मेटल है और ये मेरी एनर्जी है, ये एनर्जी मैंने फेंक करके मारी तो मेटल का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो निकलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, बताओ। तो मैंने एनर्जी फेंक करके मारी तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन
एक पर्टिकुलर मिनिमम एनर्जी देने के बाद ही निकलेगा। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर मिनिमम एनर्जी देने के बाद निकलेगा। मान लो इसको एनर्जी चाहिए 100 जूल्स और आप दे रहे हो 99 जूल्स, तो क्या निकलेगा? मैं कहता हूँ 99.999999 भी दे दोगे ना, वो 100 पूरी नहीं है, तो वो यूं नहीं कहेगा, राउंड ऑफ कर ले यार, ठीक ठीक लगा ले, देख ले भाई के लिए इतना नहीं कर सकता, अबे चल ना हटा, भाई के लिए क्या करूं मैं, पूरी दे 100। समझ रहे हो बात को? तो सिंपल सी बात यह है कि जिस एनर्जी से निकलता है उसको या तो हम आयनाइजेशन एंथैल्पी या वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। समझ गए? तो आप जितनी एनर्जी फेंक करके मारोगे इसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। क्या है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन? आप जितनी फेंक करके मारोगे, ई नॉट तो लग गई उसे निकालने के लिए। अब मान लो 100 निकालने के लिए चाहिए थी, आपने 500 फेंक के मारी, तो 500 में से 100 तो यूज हो गई और बाकी 400 क्या? बाकी 400 कन्वर्ट हो गई किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। क्या आपको इस पोर्शन में कोई डाउट है? और क्योंकि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन क्या होगी, क्योंकि मैंने ये पढ़ा एनर्जी मेरी बराबर होती है एच न्यू के। किसके बराबर होती है? एच न्यू। तो ये क्या हो जाएगा, इसे मैं कह दूंगा एच न्यू इंसिडेंट। न्यू इंसिडेंट का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। आप सारे बच्चे जानते हो कि जो लाइट आती है वो पैकेट्स में आती है। सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर? कोई ऐसा बच्चा जो कह रहा हो कि क्लियर नहीं है? अरे बोल भाई, ये लाइट कॉन्टिन्यूअस नहीं आती, लाइट किसमें आती है? पैकेट में। जैसे एक होता है कि होली आ रही है, मैंने अपने घर में लगा दिया पाइप, जैसे तू लगाता है, और पाइप से भैंस की पूंछ यूं नहलाना चालू, गुब्बारे का टेंशन ही नहीं। गुब्बारा क्या होता है? मिस हो जाता है। समझ रहे हो? पाइप क्या है? अब तू निशान लगा सकता है, अब तू भाग जाए जो मर्जी कर, कुछ तो भी गाऊंगा। समझ गए? गुब्बारे में क्या होता है? एक फेंका, फिर दूसरा निकाला, तो दूसरा निकालने और पहले फेंकने के बीच में टाइम गैप होगा ना। तो ये लाइट जो हमारे तक आ रही है वो पैकेट में ही आ रही है। बस ये क्या हो रहा है, ये लाइट बहुत सारी आ रही है, मतलब ये पैकेट आके धड़ाधड़ लगे जा रहे हैं। तो टाइम लैग क्या इनमें होगा या नहीं होगा? होगा, कम होगा, और इतना कम है कि वो हमको क्या लग रहा है? कॉन्टिन्यूअस आ रही है। कॉन्टिन्यूअस है नहीं। तो याद रखना एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, उसी पैकेट को मैं फोटोन बोलता हूं। क्या बोलता हूं? तो एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर होगी ई नॉट जो निकालना है प्लस जो बच गई वो काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू आई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और ये जो मास है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इज दैट क्लियर? अरे बोलो, कर लोगे इसके क्वेश्चन? चलो इसके नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अभी इसके जब क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट अभी डील करेंगे। समझ गए? लिख लो। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद नेक्स्ट एक टॉपिक आता है हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। क्या आता है? हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम क्या कहता है ये बात समझो, एक बार समझ लो पहले। लिख रहे हो? लिख लो। अब हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम बताने से पहले मैं तुम्हें यह बता दूंगा कि बोहर को आने की जरूरत क्या थी। बोहर को आने की जरूरत क्या थी ये जरूरत बता देता हूं। ये बताने पर आपका डिस्कस हो जाएगा रदरफोर्ड का ड्रॉबैक। आप सब बच्चों को ये तो पता है ना रदरफोर्ड मॉडल था क्या? वो जो अल्फा पार्टिकल फेंके थे, उन्होंने न्यूक्लियस बताया था और ये बताया था इलेक्ट्रॉन अराउंड घूमते हैं। अराउंड घूमते हैं ना, सर्कुलर पाथ। किसमें घूमते हैं? तो भैया यहां ध्यान दे, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड उन्होंने ये कहा था इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सिर्फ क्या बोला था? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब सर्कुलर पाथ में घूमने से दिक्कत क्या थी ये बताता हूं। एनर्जी स्टेबिलिटी का कुछ एक्सप्लेन कर सकती है? क्यों कोलाइड? कोलाइड नहीं, इसके अंदर कोलैप्स हो जाना चाहिए था। रिलीज क्यों होती है? मूवमेंट में एनर्जी लगती है, लेकिन लग तो रही नहीं क्योंकि अंदर कोलाइड तो हो नहीं रहा। अब बता, तो क्या अट्रैक्शन तो ये लगा ही रहा है, और हम सबको पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन एनर्जी तो लूज हो नहीं रही। तो ये लूज हो रही है किसने कहा था? नहीं, ये रदरफोर्ड ने नहीं कहा था, ये बोला था मैक्सवेल ने। किसने बोला था? आप सारे बच्चों को ये पता है कि एक्सेलरेशन में कोई चीज होती है तो उसके लिए आपको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी।
और वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है स्पीड और एक होता है डायरेक्शन। अगर तू स्पीड चेंज करेगा तो भी वेलोसिटी चेंज हुई, और अगर तेरी स्पीड कांस्टेंट रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी वेलोसिटी चेंज। ये बात अगर तुम्हारे को थोड़ी सी तंग करे ना तो मुझे बताना। मैंने क्या बोला? स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, मान लिया, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी के अंदर सिर्फ स्पीड नहीं होती, डायरेक्शन भी होती है। और सर्कुलर मोशन में ना हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। कैसे? एग्जांपल दूं? मान लो तुमने पत्थर लिया, रस्सी से बांधा और ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो घर वाले मना करेंगे कि नहीं मना करेंगे, भैया मत घुमा। दिक्कत क्या है? उन्हें दिक्कत ये नहीं है तू घुमा रहा है, दिक्कत ये है भैंस की पूंछ अगर ये टूटा और किसी के लगा तो मैं कूटूंगा बहुत, समझे? और अगर ये माँ बाप ने ढंग से बोल दिया बहुत कूटूंगा ध्यान रखियो, फिर बच्चा ना साइड में ही रख देता है। लेकिन अगर ढीठ होता है तो अगर वो पत्थर टूटा, अब अगर पत्थर मान ले यूं घूम रहा था, ऐसे ऐसे घूम रहा था, मान ले यहां टूटा तो वो वहां निकल जाएगा। लेकिन अगर घूमते 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 यहां टूटा वो सीधा कहां जाएगा? श्यों। यूं तो है नहीं कि यहां जाते कोई मम्मी घूम जाओ, वहां मम्मी बैठी है वहां नहीं जाने का। पत्थर भाई तुझे पता है ना मम्मी कितना गुस्सा करती है, अरे पत्थर को घंटा पता है वो यहाँ टूटा हो गया मम्मी में है, उसके बाद तू जान तेरा काम जाने, समझ गई बात? तो कुल मिला के डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो मैक्सवेल की एक थ्योरी ये कहती थी कि अगर पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है और वो पार्टिकल चार्ज्ड है तो वो एनर्जी लूज करेगा। हर पार्टिकल एनर्जी, अब क्योंकि सर्कुलर मोशन में कोई चीज घूम रही है तो इस पॉइंट पे अगर वो इस डायरेक्शन में घूम रही है तो इस पॉइंट पे इसका फोर्स यहां लग रहा है और यहां पे इसका फोर्स यहां लग रहा है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन हर बार अलग अलग हो रही है ना। यहां लग रहा है, इस वाले पॉइंट पे फोर्स टेंजेंशियली तो लगता है। तो कुल मिला के मैक्सवेल ने कहा हर चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो जाए तो एनर्जी लूज करेगा। अगर पार्टिकल चार्ज नहीं है और एक्सेलरेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो? पार्टी चार्ज है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पार्टिकल चार्ज भी है, एक्सेलरेशन में भी है, तो वो एनर्जी लूज करेगा। तो यहां पे बात आ रही थी कि मैक्सवेल ने रदरफोर्ड को कहा, रदरफोर्ड बेटा एक बात बताओ, आपका पार्टिकल चार्ज है कि नहीं? कहता है। फिर उन्होंने कहा आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है या नहीं? कहता तू पागल है क्या, शुरुआत से मैं यही तो बता रहा हूं, अराउंड द सर्कल घूम रहा है, समझ गए? उन्होंने कहा चार्ज भी है, एक्सेलरेटेड भी है क्योंकि सर्कुलर है, तो बता बेटा मेरी थ्योरी क्या कहती है? तो रदरफोर्ड को पता लग गया ये मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, मेरी मारने आया है। और एग्जैक्टली हुआ भी वही कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होकर के एक्सेलरेटेड भी था और क्योंकि नेगेटिव चार्ज था तो चार्ज भी था, तो इस हिसाब से वो एनर्जी लूज करेगा। अब एनर्जी लूज करेगा तो न्यूक्लियस तो हमेशा अट्रैक्ट कर रहा है, तो लूज करते हुए वो सेम रेडियस से नहीं, उसका रेडियस धीरे धीरे कम होगा क्योंकि एनर्जी कम हो रही है। न्यूक्लियस तो अपना प्रॉपर खींच रहा है और खींचते 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 वो किस में कोलैप्स हो जाएगा? ठीक है, जो सत्य नहीं है, मैक्सवेल ने कहा मैं जानता हूं ये सत्य नहीं है, सर आप एक्सप्लेन कर दो, या तो मुझे गलत बोल दो, मेरी थ्योरी चैलेंज कर दो, और नहीं तो आप बोल दो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो रदरफोर्ड ने ऐसे हैंड्स अप कर लिया कि मैं नहीं कर पाया। तो बोहर आया था, तो बोहर का जो, तो अगर कोई पूछे कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक किस वजह से था, तो वो वजह थी कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल विल लूज एनर्जी या विल रेडिएट एनर्जी। ठीक है, यहां पर मैं इस बात को लिख देता हूं कि ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड क्या था? ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड ये था अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल will radiate
ये रेडिएट का मतलब आप समझ रहे हो ना, रेडिएट का मतलब क्या है, विल लूज एनर्जी। रेडिएट को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विल लूज एनर्जी, ठीक है। तो बोहर, वो रदरफोर्ड यही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्यों नहीं करना चाहिए, तो बोहर भैया आए, उन्होंने एक बात बोली, और क्या बोली कि आपका जो मॉडल है ना, जो एक्सेलरेटिंग मॉडल जो आपने दिया है मैक्सवेल ने, ये मैक्सवेल ने दिया था, ये बड़े पार्टिकल्स पे लगता है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल पे। यार कोई बंदा तुम्हें कह रहा है कि भाई ये काम सब करते हैं, ये काम आपको भी करना पड़ेगा, और आप एक स्टिफ टोन में यूं बोल दो कि कोई भी करता होगा, मैं नहीं करूंगा, तो उसके पे थोड़ा सा ये आएगा कि नहीं आएगा कि भाई बंदा डर नहीं रहा। अब या तो सामने वाला बहुत उच्च पोजीशन पे हो कि कैसे नहीं करेगा, करवा दूंगा, मेरे पास पुलिस है, फोर्स है, बल है, मैं सब कुछ हूं, उतने लेवल का आदमी हर किसी से थोड़े टकराता है। लेकिन अगर तुम्हारे ही लेवल का कोई बंदा यूं आके कहे सब करते हैं, करना पड़ेगा, और तुमने बोल दिया मैं नहीं करता, जो उखाड़ना कर, तो उसका बल थोड़ा गिरेगा नहीं गिरेगा, यार यू तो दिमाग खराब करेगा। अब या तो वो तुमसे झगड़ेगा, और झगड़ेगा तो दिक्कत भी फेस करेगा, और नहीं तो कहेगा एक काम करता हूँ, कोई नहीं, अच्छा चलो तुम हटो, हाँ भाई तेरे को करना, अब दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा। तो रदरफोर्ड के सामने उनने ये दिक्कत रखी, रदरफोर्ड शांत हो गया। बोहर आया, उनने कहा सुन मेरी बात, तेरी जो थ्योरी है वो बड़े पार्टिकल्स के लिए है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नन्ही सी जान है, उस पे नहीं लगता है। हाँ, और बोहर ने आके सिर्फ बोला नहीं, उसको प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, कि कैसे, अब तुम्हारे दिमाग में भी ये बात आ रही होगी, यार सिर्फ बोल देना ही सब कुछ नहीं होता, अरे बोल रहा है कोई क्लू दे यार, कोई क्लू तो दे। तो उसने हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम किया, और वहां से क्या पता लगाया वो मैं बताने वाला हूं। इसमें से जो जो नोट करना है एक बार बस नोट कर लो। बोहर मॉडल में हद मार करके आधा पौना घंटा लगेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, फिर सीधा क्वांटम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, ठीक है, लिख लो। चलो भैया, तो बोहर ने क्या क्या किया, सबसे पहले उसमें आपको मैं पोस्टुलेट बता देता हूं उसके क्या थे, ठीक है। तो पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल का पोस्टुलेट मेन क्या क्या था वो बता रहा हूं। तो ये रहा आपका न्यूक्लियस, और इसके अराउंड क्या है भैया, इसके अराउंड है इलेक्ट्रॉन। तो वो कह रहा था, रदरफोर्ड ने कहा था अराउंड सर्कुलर पाथ होता है, बोहर ने कहा था सुन मेरी बात, ये सर्कुलर पाथ तो होता है, लेकिन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस होता है, सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस होता है, और सर्कुलर पाथ होते हैं, और सर्कुलर, अभी ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं बना सकते। और ये जो फिक्स रेडियस के जो पाथ है ना, के एल एम एन इनके नाम दिए, और उन्होंने कहा बीच का जो गैप है, इलेक्ट्रॉन यहां ट्रैवल ही नहीं कर सकता, समझिए। जैसे अगर हम अपनी बात करें, तो हम रहने को तो भाई 25वें माले पर भी रह सकते हैं, 50वें पर भी रह सकते हैं, लेकिन क्या 25 और 50 के बीच में रह सकते हैं? तेरा भाई सोएगा आज 25.5वीं मंजिल पे, अच्छा सीढ़ियों के बीच में सो जाता हूँ। सीढ़ियां अगर हटा दे तो हमारे लिए लेवल्स क्या है, या तो पहली मंजिल के इस लेंटर पे रहे, या तो दूसरी पे रहे। क्या यूं हो सकता है भाई मैं ना थोड़ा सा कूद के यहाँ आ जाता हूँ, थोड़ा विश्राम कर लूंगा, हल्का सा और कूद मारूंगा, यहाँ पहुंच जाऊंगा, तीसरी वायर में तो भाई तेरा ऊपर एकदम, क्या मारियो चल रही है क्या कि जंप श्याओ, थोड़ी देर रुक के चल श्याओ श्याओ, और चला गया, फिर तो वैसे वो ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत ही नहीं थी, अपनी गाड़ी को थोड़ा सा 4 लोगों के द्वारा लगा के श्याओ करवाया, चलने दे, समझ गए बात। तो ये मामला नहीं चलता, या तो आदमी इस फ्लोर पे रहेगा या इस पे रहेगा। तो उन्होंने सिंपल बात कही, कहता इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं रह सकता, ये बात बताने, ये बात उन्होंने पहले बोली कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इन
फिक्स पाथ ऑफ फिक्स रेडियस, ठीक है। हाउएवर इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू द हायर और टू द लोअर। वो कहेगा कैसे? कहेगा मान लो इसकी एनर्जी 50 है और इसकी एनर्जी 80 है, तो 50 से अगर उसे 80 में जाना है तो उसको एक ऐसा फोटोन चाहिए जिसकी एनर्जी गैप एग्जैक्टली कितनी है? 30। एग्जैक्टली कितनी है? 30। ये बात समझ आई नहीं आई? तो मम्मी का फोन है भाई, कर दे शांत थोड़ी देर के लिए। क्या है? उन्होंने कहा इसकी 50 है, इसकी 80 है, तो वो 50 से 80 में कब आएगा? जब एग्जैक्टली 30 वाला फोटोन आके उसे हिट करेगा और वो 50 से कहां पहुंच जाएगा? 80। और वही कहे कि इसकी 50 थी और इसकी 40 थी, तो अगर उसे यहां जाना है तो उसे एग्जैक्टली करना क्या पड़ेगा? अपने 50 में से एक फोटोन का पैकेट बनाना पड़ेगा जो कि कितना हो? 10, और वो फेंक देना होगा ताकि वो कितना हो जाए? अपने आप यहां आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? समझ गए? तो उनने कहा कि इलेक्ट्रॉन वैसे फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा एंड विल नॉट लूज एनर्जी बाय इट्स ओन, और विल नॉट लूज इट्स एनर्जी बाय ओन, ये बात उसने सिंपल ऐसे कह दी कि इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे मैक्सवेल भैया आपकी थ्योरी नहीं लगती, लगती हो तो आप प्रूव करो बाय डूइंग सम मोर वर्क। एक घिसी पिटी आपने जो थ्योरी दे दी है सब पे लगा रहे हो, नहीं लगेगी। समझ रहे हो? आपने कोटा फैक्ट्री देखी होगी, नहीं देखी? कोटा फैक्ट्री में हुआ क्या, एक जीतू भैया है वो पढ़ाते हैं फिजिक्स, उन्होंने फिजिक्स को बहुत बढ़िया कहा है और केमिस्ट्री को बेकार कहा है, तो बच्चे भी ऐसा कहने लगते हैं। तो एक बच्चा होता है उसमें वैभव, बहुत चे चे पे 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 करता है, कहता है एक बात बताइए, सेब है, अगर ये ऊपर से छोड़े तो कहां जाएगा? तो दूसरा बंदा कहता है नीचे, कहता नीचे जाएगा ना, सिर्फ फिजिक्स में जाएगा, क्योंकि अगर ये केमिस्ट्री में नीचे जाता तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंडक्टिव इफेक्ट लग जाता, रेजोनेंस लग जाता, हिंड्रेंस लग जाता। कहता मेरे को फिजिक्स बढ़िया लगती है। क्यों बढ़िया लगती है? क्योंकि आधी फिजिक्स 3 लॉज से प्रूव हो जाती है। तो वो जो कह रहे हैं ना आधी फिजिक्स 3 लॉज से ही हो जाती है, तो बची आधी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बची आधी में आ गई क्वांटम केमिस्ट्री, और जहां आ गई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियाई की केमिस्ट्री, वहां फिजिक्स गई तेल लेने, क्योंकि ये नहीं सुनते किसी के बाप की। तो इसलिए बेटा तेरी सिर्फ आधी ही फिजिक्स सॉल्व होगी, तेरी पूरी फिजिक्स सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आधी की किसने ऐसी तैसी कर दी? इन छोटे छोटे हमारे देश पे कोरोना का कहर बरसा, मैं कहता हूं पूरे वर्ल्ड पे बरसा। अगर वो ज़ूम्बीज होते तो क्या इतना बरसता? अब कोरोना के वायरस को तो ऐसे लेके मार नहीं सकते, ज़ॉम्बीज होते तो मार देते, गला काट देते, कुछ कर देते, अरे मरते तो वो भी हैं, लेकिन कोरोना वायरस का क्या करें? समझ गए बात? तो जहां छोटी चीज आ गई ना वो दिक्कत ज्यादा करेगी। समझ गए बात? तो यहां पर बोहर ने कहा मैक्सवेल आपकी थ्योरी नहीं लगती। समझ गए? इसको प्रूव करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, हमें वो डिटेलिंग नहीं पढ़नी, उसके जो डायरेक्ट इफेक्ट्स थे वो पढ़ने हैं। तो यहां पर आ जाओ, उन्होंने कहा कि हर शेल की अपनी फिक्स एनर्जी है एंड दैट एनर्जी विल नॉट चेंज। इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रहेगा उसी की एनर्जी एक्वायर करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेस एनर्जी मिलती है या एनर्जी कम होती है तो अकॉर्डिंगली उसमें भैया मूव कर जाना, अपनी मर्जी से आप मूव नहीं करोगे। अब इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना और जो आंसर हो वो टिक कर देना। मान ले बोले अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द पोस्टुलेट सेज कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज विद टाइम, तो इज दैट करेक्ट? नहीं। और वो बोले कि अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में मूव ही नहीं कर सकता, इज दिस करेक्ट? कर सकता है। हाउ? बाय आइदर गेनिंग और बाय लूजिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ, क्या वो के से डायरेक्टली एन में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। आप उतने गैप की एनर्जी का फोटोन कहीं से हिट करवा दो। समझ गए बात? अब वो फोटोन आपको कहां से मिलेगा या आप कितना लूज करोगे लोअर में जाने के लिए वो आपकी है, लेकिन वो प्रोसेस होगा। तो यहां पर ध्यान देना, उन्होंने एनर्जी ऑफ nth शेल का फॉर्मूला दिया और रेडियस ऑफ nth शेल का भी
फॉर्मूला दिया, क्योंकि भैया अगर ये फिक्स पाथ है तो इनका यहां से फिक्स रेडियस भी होगा और फिक्स एनर्जी भी होगी, तो उन्होंने एनर्जी का भी फॉर्मूला दिया और रेडियस का भी। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो था -RH Z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। ये था किसका फॉर्मूला? रेडियस का। और ये किसका फॉर्मूला था? बोलो जी। हाँ, और ये रेडियस का था 52.9 n स्क्वायर बाय z, यहां पे आया पिकोमीटर। पिको स्टैंड्स फॉर 10 की पावर -12। अरे जैसे मिली स्टैंड्स फॉर 10 की पावर -3 है ना, वैसे ही पिको क्या होता है? -12। इसको फटाफट एक बार लिखो। चलो बच्चों यहां ध्यान देना, En क्या है? यह है एनर्जी ऑफ एनी nth शेल। k के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? इसके लिए n की वैल्यू 1, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3, इसके लिए n की वैल्यू 4। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, तो ये आपका n है। ठीक है, और यहाँ पे अब ध्यान देना, z आपका होता है एटॉमिक नंबर। z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और n क्या होता है? n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल PAL वाला है। एक प्रिंसिपल होता है आपका वो जो क्या बोलते हैं उसे, हाँ उसूल वाला, और ये प्रिंसिपल है मुख्य, मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और RH क्या होता है? RH बेसिकली आपका होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। क्या होती है? बहुत सारी वैल्यूज। तो यहां ध्यान देना, अगर एनर्जी की वैल्यू आपको जूल में चाहिए, अगर आपको एनर्जी किस में चाहिए? जूल्स में चाहिए, तो RH की वैल्यू क्या होगी? तो उस केस में RH की वैल्यू होगी 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल। अरे समझ गए? अरे यार Z की कोई वैल्यू है ही नहीं, N की कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है भैया, तो अगर तेरे को आंसर जूल में चाहिए एनर्जी का, तो जूल में वैल्यू डाल दे। लेकिन मान ले जूल की टर्म्स में नहीं चाहिए, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में चाहिए, तो इसकी वैल्यू भी किसमें डालनी पड़ेगी? और सच्ची सच्ची बताना, एनर्जी h न्यू होता है कि नहीं होता? और h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 होती है। तो अगर किसी भी एनर्जी की वैल्यू को h से डिवाइड कर दूंगा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो ये जो एनर्जी है 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल्स में है, अगर आप इसको h से डिवाइड कर दो तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में नहीं आ जाएगा क्या? तो RH की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आता है 3.29 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। अरे नहीं आई बात समझ? यार जैसे 100,000 बोलते हैं और 1 लाख बोलते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? एक 1000 में और एक लाख में, वैल्यू तो बराबर ही है। तो आप वैल्यू जूल्स में निकालना चाहते हो तो ठीक है यार, RH जूल में डालो। वो कह रहा है नई फ्रीक्वेंसी में निकालनी है, तो भाई फ्रीक्वेंसी में डाल ले। और वही अगर मैं चेक करके देखो, एनर्जी होती है HC अपॉन लैम्डा। मैं अगर इसको एनर्जी को डिवाइड कर दूं सिर्फ H से नहीं, C से भी डिवाइड कर दूं, तो बता 1/λ आएगा नहीं आएगा? और बता 1/λ वेव नंबर होता है कि नहीं होता? तो जो RH की वैल्यू आएगी वो वेव नंबर में आ जाएगी। तो ले मैं वेव नंबर में वैल्यू लिख के दे देता हूं, 109677। ये RH की ही वैल्यू है, लेकिन ये किस टर्म्स में है? ये है वेव नंबर टर्म्स में, मीटर इनवर्स में ये, और सेंटीमीटर इनवर्स में ये। तो ये सारी वैल्यू किसकी है? RH की। इसकी वैल्यू है, इसे फटाफट नोट करो। और एक बात आपको पता पहले से होगी, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूं एक बार। तुम्हें जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना आता है? जूल्स को 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई डिवाइड। कंफ्यूजन रहती है ना? आओ कंफ्यूजन दूर करते हैं। तुम बच्चे जब 10th में थे तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पढ़ा होगा? बोलो। तो वर्क डन किस में रहता है? जूल्स में। और चार्ज किस में रहता है? मतलब कितना जूल अपॉन कितना कूलम, वोल्टेज आ जाएगी ना। तो चेक करके देखना, वर्क डन जो जूल्स में होता है, तो ये एनर्जी भी किस में है?
-18 इतने जूल्स में। और अगर इसको 4 से डिवाइड कर दूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो जूल अपॉन कूलम क्या आएगा? वोल्ट। तो इसको सॉल्व करके आता है 13.6 वोल्ट। समझ गए? अरे बोलो। इसलिए अरे बात पता है ना, जूल को कूलम से डिवाइड कर तो वोल्ट आएगा। और क्योंकि ये जो वोल्ट आया है ये तब आया है जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड किया है, तो दिस वुड बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो ये आपका 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स में था, अगर आप चाहते हो मेरे को आंसर वोल्टेज में चाहिए तो ले ले यार, आरएच की क्या वैल्यू डाल, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारी आरएच की वैल्यू अगर आप कहो कि रटनी है तो मान सकते हैं एट अ पॉइंट की तुम्हें रटनी पड़ रही है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जूल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी में, और जूल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं वेव नंबर्स में, और जूल को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पता सिर्फ ये होनी चाहिए, ये पता होगी तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो निकाल लेंगे अगर बात पता है तो। ठीक है, ये लिख लो, रेडियस का फॉर्मूला समझ आ गया? क्लियर? इसे फटाफट लिख लो एक बार। चलो भाई नेक्स्ट। अब मान करके चलते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा पहले मान लो इनिशियली किसी भी शेल में था, और वो बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग चले जाता है किसी अदर शेल में। तो कितनी एनर्जी गेन हुई या कितनी लूज हुई ये निकालना है। तो चेक करके देखना, इनिशियली इलेक्ट्रॉन इज इन एन इनिशियल, तो उसकी एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी? -RH(Z²) एन इनिशियल स्क्वायर हो गई। और वही अगर इलेक्ट्रॉन गोज इन एंड देन इलेक्ट्रॉन गोज इन एन फाइनल, इसी को वो N1 और N2 भी लिख सकते हैं। पेपर में मान लो कुछ क्वेश्चन दे दिया तो N1 N2 भी लिख सकते हैं, हाँ डिफाइन कर देंगे कौन सा है। तो N फाइनल में चला गया तो E फाइनल कितना हो जाएगा? -RH(Z²) एन फाइनल स्क्वायर। तो चेंज इन एनर्जी आप बताओ क्या आती है, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आपका आ गया, ये जो ई फाइनल है माइनस ई इनिशियल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -RH(Z²) अपॉन में एन फाइनल स्क्वायर माइनस -RH(Z²) अपॉन में एन इनिशियल स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पे कॉमन क्या है, -RH(Z²) कॉमन है, तो यहाँ पे -RH(Z²) यहां लिखा, एन इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया डेल्टा ई का। यहां से एनर्जी गैप आ जाएगी, बोलो। उस एनर्जी गैप से आप फ्रीक्वेंसी निकालो, वेव नंबर निकालो, जो निकालना चाहते हो वो निकालो, फटाफट लिख लो इसे। अब क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब एन क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन क्या हो गया? 1। एन 1 हो गया, और हीलियम है तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? याद रखना Z इसके ऊपर चार्ज क्या है वो नहीं होता, Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो अगर इसका एनर्जी निकालने के लिए कह रहा है तो क्या हो गया? एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -RH(Z²)/n²। तो n क्या डालू? 1, z क्या डालू? 2, और वैल्यू डाल दे, और RH की वैल्यू जूल में चाहिए तो जूल में ले ले। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हो गई -2.18 इंटू 10⁻⁻18, आंसर जूल्स में आएगा, इंटू Z² मतलब 2² अपॉन में नीचे 1²। आंसर आ गया। और रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 52.9 n²/z पिकोमीटर। तो n की वैल्यू डाल दोगे, z डाल दोगे। क्लियर? कोई डाउट इसमें है? डन कर दो। तो बच्चों एक क्वेश्चन और देखो, क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट आर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन। व्हाट आर
frequency and wavelength of photon emitted during transition from n equal to 5 to n equal to 2 state in H atom। ठीक है बच्चों, ये पता है क्या निकालने के लिए कह रहा है? फोटोन जो निकला, ठीक है, फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग, कब? जब n5 से n2 में आया। ध्यान देना, n5 से कहा आया? n2 में। मतलब जो डेल्टा E है वो क्या था? माइनस RH Z स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। तो फाइनल कितना हो गया? n फाइनल हो गया 2, n इनिशियल कितना हो गया? 5। RH की वैल्यू अगर आप देखो जूल्स में डालते हो तो जूल्स को बाद में H से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि फ्रीक्वेंसी आए, फिर आपको वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। या अगर आप RH डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी वाली डाल देते हो तो जो एनर्जी आ जाएगा वो डायरेक्ट फोटोन की क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर देना किसमें? फ्रीक्वेंसी होता है C/λ। अरे एनर्जी क्या होता है? H न्यू। तो न्यू बेसिकली क्या हुआ? न्यू हुआ C/λ। तो अगर आपको किसी चीज का न्यू पता है तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करना है? C/न्यू। कर लोगे? फटाफट इसे सॉल्व करो जल्दी से। RH की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे क्या डाल लो? अगर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, वो एनर्जी गैप नहीं पूछ रहा, तो RH की वैल्यू क्या डालोगे? 3.29 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, करो एक बार फटाफट सॉल्व करके वैल्यू मैच कर लो। तो बच्चों एक आखिरी पोस्टुलेट बोहर का रह गया है, जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था, ठीक है, और इन्होंने बताया था। जैसे आपको पता है कि एक होता है लीनियर मोमेंटम। क्या होता है? लीनियर मोमेंटम तब आता है जब आप लीनियरली चल रहे होते हो, ठीक है, वो लीनियर मोमेंटम है। और जब आप सर्कुलर मोशन में चलते हो, सर्कुलर मोशन में चलते हो, भाई लीनियर मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और वही जब आपकी मास इनटू वेलोसिटी अबाउट अ फिक्स रेडियस हो जाए इन सर्कुलर डायरेक्शन, तो आपका हो गया एंगुलर मोमेंटम। क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr। जो मोमेंटम था उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? रेडियस से। तो यहां ध्यान देना, एंगुलर मोमेंटम आपका हो गया mvr। ठीक है, अब तुम सारे बच्चे जानते हो कि ये हमारा न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के अराउंड K L M N, अरे यही शेल थी, K L M और N। इसके लिए N क्या था? 1, इसके लिए N क्या था? 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है ना, वैल्यू जो है वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। जब आप स्कूटी चलाते हो तो स्कूटी क्या यूं चलती है कि वो 0 1 2 3 की स्पीड में आई नहीं, स्टार्ट ही 10 से हुई, फिर 10 के बाद एकदम से झटका लगा सीधा 20 पे हो गई, फिर झटका लगा सीधा किस पे हो गई? ऐसा होता है कि नहीं होता? अब स्कूटी की जानकारी नहीं है, कुछ तो होगी, ऑटो बस साइकिल, बचपन में टायर दौड़ाना होगी। तो सीधा 10 10 के बाद 20 20 के बाद 30 तो नहीं होता ना, कि बीच की वेलोसिटीज है ही नहीं। तो वही चीज है, एंगुलर मोमेंटम में h कांस्टेंट है, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻−34 और पाई की वैल्यू 3.14 और 2। तो ये वैल्यू क्या है? एक। अब इसकी वैल्यू जो भी आई वो इंटू 1 होगी फॉर n इक्वल टू 1, या फिर इंटू 2 होगी n इक्वल टू 2, या इंटू 3 होगी n इक्वल टू 3। तो इनके बीच की कोई वैल्यू आएगी कि वैल्यू 1.5 से मल्टीप्लाई हुई हो या 1.6 से? नहीं होगी ना।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस नंबर का जो मल्टीपल होगा वो हमारा होगा एंगुलर मोमेंटम। मतलब एंगुलर मोमेंटम की एक वैल्यू अगर कुछ आ रही है और दूसरी वैल्यू कुछ आ रही है तो इसके बीच की वैल्यू एग्जिस्ट। ये बात इस बात का प्रूफ थी कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकता। क्या मैं इस पूरे एटमॉस्फेयर में कहीं भी चल सकता हूं? भाई साहब थोड़ा ऊपर उठ के चलो, नीचे ट्रैफिक ज्यादा है। नहीं चल सकता। समझ गए? तो इस सच्ची में क्लियर हो रहा है नहीं होता? मैं सिर्फ रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं ये दिमाग में बैठाना चाह रहा हूं कि अगर वेलोसिटी की एक के बाद जस्ट दूसरी इतने गैप पे पॉसिबल है, अरे 20 पे जाएगा, मैं कहता हूं 10 से 20 बहुत कम ड्यूरेशन में पहुंच गया। सुसरा 11 12 13 14 पहुंचा तो होगा कि 10 से एकदम 20 हो गया? नहीं पॉसिबल ना। तो ये बात पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये होती है क्योंकि जब आप घूम रहे हो तो एम वी में या तो ये रेडियस मल्टीप्लाई होगा या तो ये रेडियस होगा। जब बीच का रेडियस ही नहीं है तो बीच की वैल्यूज कहां से आएंगी? समझ गए? तो एम वी एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? एच अपॉन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट में आता है और वो पोस्टुलेट आपका ये है, द एंगुलर मोमेंटम of electron revolving in an orbit is integral multiple of, दिखाई भी दे रहा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। अब इंटीग्रल मल्टीपल किसका है? NH अपॉन 2 पाई का या H अपॉन 2 पाई का? हाँ, NH अपॉन 2 पाई का नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई। इज दैट क्लियर? तो ये आपका वो पोस्टुलेट है, ये रिजल्ट था बेसिकली उसके सारे किए गए हुए स्पेक्ट्रम का। समझ गए? इसे फटाफट लिख लो। अब आते हैं सीधा क्वांटम केमिस्ट्री पे।